लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास जो है, आज की क्लास में हम लोग 3-4 इशू समझने की कोशिश करते हैं। वो इश्यूज़ हैं, पहले हम कुछ सवालों को करते हैं कि जो सवाल हैं वह सवाल सवाल क्या क्या हैं। हमारे पास जो सवाल हैं उन सवालों को देखते हुए हम बात करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम अगर सवालों के सहारे अपने 1885 से 1905 को देखें, इफ़ वी कैन सी 1885 to 1905 वाया क्वेश्चन आंसर्स, हम 4-5 सवालों को अपने सामने ले आते हैं। पहले रेशियल इशू, सवाल कैसे फ्रेम होगा। देखिए, हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि कांग्रेस के समय में एक रेशियल इशू था। अब इसको सवाल में कैसे देखते हैं। आप 4 सवालों को देखिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के समय का जो एक महत्वपूर्ण रेशियल इशू क्या था। अब सवाल कैसे बनाया जा रहा है, ग्रेटेस्ट रेशियल इशू। सवाल क्या है, ग्रेटेस्ट रेशियल इशू ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस। ये सवाल वो बना रहे हैं कि कांग्रेस के आरंभिक दौर में जो सबसे बड़ा रेशियल इशू था वह कौन सा था। चलिए, ए हम क्या देखते हैं, इल्बर्ट बिल। पहला क्या है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी क्या है, हम लोगों ने समझा हुआ है, इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एज। रिडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एज मतलब जो सिविल सर्विसेज की उम्र थी उस उम्र को कम करना। आर्म्स एक्ट 1878। डी क्या हो गया, आर्म्स एक्ट 1878, और डी क्या हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपको आंसर क्या करना है, इन चारों में जो ग्रेटेस्ट आपका, अब आपको आंसर क्या करना है। ये 4 आपको हमने ऑप्शन दिए कि 1870 जो इनिशियल फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस इनिशियल फेज में सबसे बड़ा रेशियल इशू क्या था। ए है इल्बर्ट बिल, इट्स ए परफेक्ट क्वेश्चन। ए है इल्बर्ट बिल, बी है रिडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एज, सी है आर्म्स एक्ट 1878, डी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इन चारों चीजों को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब इन चारों चीजों के आलोक में आप यह बताने की कोशिश करें कि जो सबसे बड़ा रेशियल इशू था वह कौन सा था। आंसर इट फास्ट। जितने तेज आप आंसर करेंगे उतना फास्ट हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी से लिखिए आंसर, आप लोग जल्दी लिखिए आंसर। कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, क्या हो गया, कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, एनी प्रॉब्लम। अब सवाल क्या है, आप सवाल फिर से सुनिए कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभिक काल था, उस आरंभिक काल में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इशू था वह सबसे ज्यादा किस में दिखाई पड़ता है। होप नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक समय में जो रेशियल इशू था उस सबसे ज्यादा किस में दिखाई देता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए है इल्बर्ट बिल, बी है रिडक्शन ऑफ द एज इन सिविल सर्विसेज,
सी है आपके सामने आर्म्स एक्ट और डी है आपके सामने डी क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब बताइए इन चारों में कौन सा ऐसा इशू था जो सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था? ए इल्बर्ट बिल, चलिए एकता शुक्ला ए इल्बर्ट बिल, सृजन ए, वेरी गुड। अनु यादव ने बी क्यों लिख दिया भैया? अनु यादव आपका बी क्यों आ रहा है? वाई बी? टेल मी, अनु यादव आपका बी क्यों आया? बताइए आपका बी क्यों आया अनु यादव, बताएं। सी जितेंद्र यादव, सी क्या है? आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स एक्ट का रेशियल इशू क्या है? देखिए ये चारों आंसर सही हो सकते हैं, ये चारों आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको चार में से एक चूज करना है तो हम क्या करेंगे बताइए? चारों आंसर अगर सही हैं और हमको चार में से एक चूज करना है तो हम क्या करेंगे? इतना टाइम मत लगाओ, फास्ट करो, 10-15 सवाल करने आपको। इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा सवाल क्या क्या बनाया था मैंने? फाउंडर ऑफ द आईएनसी। चलिए इस पे बनाते हैं, फाउंडर ऑफ द आईएनसी से बनाते हैं। इंडियन एसोसिएशन, अब यह सवाल कैसे बन रहा है? यह सवाल बन रहा है जो हमारी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थीं, जो कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, उनको लेकर हम सवाल बना रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों संस्थाएं, बोथ फाउंडेड बाय इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों को किसने बनाया? अगर आप याद करिए मैंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में इसका जिक्र किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, A and B both, D none of the above। बताइए, चलिए टेल मी, एनीवन विल ट्राई? कोई ट्राई करेगा इसको? कोई ट्राई करेगा इसको? थोड़ा सवाल टफ है ये। आई डू एग्री द क्वेश्चन इज बिट टफ, आई डू एग्री द क्वेश्चन इज बिट टफ। बोले नहीं, दिमाग काम कर रहा है। सी, ए एंड बी बोथ, यस यस यस, सी इज राइट। एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। अब यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण होता है? चूंकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं का चैप्टर है। आप याद करें हमने कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में बात किया है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं कौन कौन सी थीं। तो जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में बात होता है तो इन दो नामों पर कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के बारे में बात की जाती है। तीसरा सवाल क्या बनाया था हमने? सी अगेन बैक। तीसरा था, हाँ, 3 बार, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 3 बार
कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ठीक है, 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? हु वॉज द कांग्रेस अध्यक्ष 3 टाइम्स? थ्री टाइम्स कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए, एस.एन. बनर्जी, बी, पहला कौन हुआ है? एस.एन. बनर्जी। बी, दादा भाई नौरोजी, सी, 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, शंकरन नायर, डी, शंकरन नायर। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बताइए। बी, दादा भाई नौरोजी। इस सवाल में 2 ट्रिक डाल देते हैं। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, इसको चलो हम और चेंज करते हैं। यहां से हम एस.एन. बनर्जी को हटा देते हैं, यहां हम डाल देते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब आंसर करिए। हमने उसी सवाल को हल्का सा चेंज किया। पहली बार क्या 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? अब आप फिर सवाल का जवाब दीजिए। अब हमने उसी सवाल को और मुश्किल किया। पहले सवाल आसान था, अब सवाल को हम और मुश्किल कर देते हैं। मंजीत करण पटेल बोल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बना। मंजीत सिंह करण पटेल, आप पहले थोड़ा सा पढ़िए। आप मेरे ख्याल से इस क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और क्लास का स्तर आपके स्तर से बहुत ऊपर है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी हमारा क्लास अटेंड करे वो मेरा यूट्यूब सुन के आए। यूट्यूब है ऑनलाइन आईएएस क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा। आईएएस बनना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मंजीत सिंह पटेल, आप कह रहे हैं कोई नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपको इतिहास की बिल्कुल समझ नहीं है। ए एंड बी। अब इसी सवाल को और चेंज करते हैं। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ प्रथम 20 वर्षों में? चलिए, 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, उसी सवाल को हमने फिर चेंज किया। देखिए, यह सवाल मैं क्यों बार बार चेंज कर रहा हूं, आपको ट्रेन करना चाह रहा हूं सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से उत्तर देने के लिए। 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, सवाल एक ही आया। दूसरी बार सवाल क्या है, 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन प्रथम 20 वर्षों में? हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट 20 ईयर्स? आंसर करिए। अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? अब इस सवाल को फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुआ आजादी प्राप्त होने के पहले के 20 वर्षों में? इसको हमने फिर चेंज कर दिया। आई अगेन चेंज द क्वेश्चन। देखिए,
अब देखें, एक ही सवाल को मैंने 3-4 तरह से हैंडल किया। नंबर 1, कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? नंबर 2, कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम 20 वर्षों में 3 बार कौन हुआ? नंबर 3, कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी प्राप्त होने के पहले के 20 वर्षों में 3 बार कौन हुआ? The same question has been asked in 3 different modes. इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? क्वेश्चन पढ़ने के द्वारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब हम सवाल का आंसर करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का आंसर 2 व्यक्तियों से होगा। दादा भाई नेहरूजी, क्या हो गया? इस सवाल का आंसर जो है वह 2 लोगों से होगा, 2 तथ्यों से होगा। दादा भाई नेहरूजी और जवाहरलाल नेहरू 2 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। आप लिखिए, थोड़ा बोर्ड काम नहीं कर रहा है। दादा भाई नेहरूजी लिखिए, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886, कलकत्ता 1886। दादा भाई नेहरूजी कलकत्ता 1886। दादा भाई नेहरूजी कलकत्ता 1886। दूसरा, दादा भाई नेहरूजी लाहौर 1893। दादा भाई नेहरूजी 1893 दादा भाई नेहरूजी लाहौर 1893। तीसरा, दादा भाई नेहरूजी कलकत्ता 1906। अब लाहौर में दादा भाई नेहरूजी भी रहे हैं और लाहौर में जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अब आइए जवाहरलाल नेहरू पे। जवाहरलाल नेहरू लाहौर 1929, जवाहरलाल नेहरू फैजपुर 1926। जवाहरलाल नेहरू कब रहे? पहली बार रहे जवाहरलाल नेहरू लाहौर में 1929 में। दूसरी बार रहे जवाहरलाल नेहरू 1936 लखनऊ में। तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू रहे फैजपुर 1936। अगर आप 2 नेताओं को देखने की कोशिश करिए तो 2 नेता 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार अध्यक्ष होने पर दो लोग रहे। तो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नेहरूजी 2 ऐसे नेता थे जो कि 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। अगर आप इन दोनों को देखने की कोशिश करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आई थिंक यू हैव गॉट द क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन? बोले एनी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। यह सवाल कैसे बना? यह सवाल बनाया गया कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार कौन कौन रहे हैं। जिन लोगों ने लिखा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, उन लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है। यू नीड टू रीड मोर एंड मोर इफ वांट टू सिलेक्टेड इन द आईएएस, अदरवाइज आईएएस नहीं होगा। बहुत निराशा होती है जब आप लोग इस तरह का आंसर करते हो जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। तो दादा भाई नेहरूजी, जवाहरलाल नेहरू, यह दो लोग 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार कलकत्ता दादा भाई, लाहौर नेहरू।
ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरी बात दादा भाई नौरोजी कब होते हैं? 1893 लाहौर 1893। नेहरू लखनऊ और फैजपुर 1936। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ अभी भी? बताइए, किसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ? किसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ? बताइए मेरे को। अब देखिए, जो सवाल मैंने बनाया था उस सवाल को आप फिर वापस जाइए। मिट गया नहीं सवाल में, फिर वापस जाता, थोड़ा से बोर्ड ने काम नहीं कर रहा था। अब सवाल 3 तरह का बना। जो सवाल बने वो किस तरह बने? एक सवाल क्या बना कि क्यों कि 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कौन हुआ। सवाल कैसे बने? सवाल किस तरह से बने कि 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष। तीसरा, प्रथम 20 वर्ष में 3 बार। तीसरा, अंतिम 20 वर्ष में 3 बार। ठीक है? प्रथम 20 वर्ष में 3 बार और अंतिम 20 वर्ष में 3 बार। प्रथम 20 वर्ष में 3 बार और अंतिम 20 वर्ष में 3 बार। अगला सवाल देखें। अब 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हमने YouTube में पढ़ाया हुआ है। नेशनल स्कूल, नेशनल जिम्नेजियम, नेशनल स्कूल, नेशनल जिम्नेजियम, नेशनल पेपर, नेशनल स्कूल, नेशनल जिम्नेजियम, नेशनल पेपर और नेशनल सोसाइटी। चार चीजें, नेशनल स्कूल, नेशनल पेपर, नेशनल जिम्नेजियम और नेशनल सोसाइटी, इसके सहारे नेशनल शब्द का नाइनटीन्थ सेंचुरी में नेशनल शब्द का 19th सेंचुरी में लोकप्रिय किसने किया? हु मेड पॉपुलर ए दादा भाई, बी नवगोपाल मित्र, सी बंकिम चंद्र। ए दादा भाई, बी नवगोपाल मित्र और सी बंकिम चंद्र, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है। नाउ इट नीड टू बिकम योर माइंड कि यह सवाल क्यों बढ़ाया जा रहा है कि जो 19th सेंचुरी था उस 19th सेंचुरी के खासकर हुआ था 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में। लेटर हाफ मतलब क्या हो गया? 1850
to 1900। 19वीं सेंचुरी के लेटर हाफ में किसने नेशनल स्कूल, नेशनल जिम्नेजियम, नेशनल पेपर, नेशनल सोसाइटी के द्वारा उन्होंने नेशनल शब्द को लोकप्रिय बनाया। तो जो नेशनल सोसाइटी बनाई, नेशनल पेपर बनाया, नेशनल स्कूल बनाया, नेशनल जिम्नेजियम बनाया, इसके सहारे नेशनल शब्द को किसने 19वीं शताब्दी के लेटर हाफ में उत्तरार्ध में किया? 4 नाम है, दादा भाई, नवगोपाल मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। यह सवाल क्यों बनाया गया है? क्योंकि नेशनल शब्द पॉपुलर हो रहा था, इफ यू रिमेंबर, नेशनल शब्द लोकप्रिय हो रहा था। तो उस नेशनल शब्द को लोकप्रिय करने में किसका योगदान है? उस नेशनल शब्द को लोकप्रिय करने में किसका योगदान है? चलिए बताइए, थोड़ा फास्ट चलिए यार, इतना स्लो काम नहीं चलेगा। इट इज टू स्लो। इतना स्लो मैं नहीं चलूंगा यार। इतना स्लो चलने से कोई काम नहीं बनेगा। अपने को सवाल बनाने में समय लगता है। जल्दी आंसर करो। संजय त्रिपाठी ए, दादा भाई नौरोजी, अमित यादव बी, नवगोपाल मित्र। और बताओ कोई, ट्राई करो। जितने तेज ट्राई करोगे उतने हमको सहूलियत होगी आपको पढ़ाने में। जितने आप करोगे, अब नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी अपने को। अभी 10 सवाल और करने हैं मिनिमम। नवगोपाल मित्र ने नेशनल स्कूल, नेशनल जिम्नेजियम, नेशनल पेपर, नेशनल सोसाइटी, नेशनल को स्थापित करके नेशनल शब्द को उन्होंने पॉपुलर बनाया या लोकप्रिय बनाया। हिंदी में आप कहोगे लोकप्रिय, अंग्रेजी में बोलोगे पॉपुलर। अब जो कांग्रेस बना, तो जो कांग्रेस के पहले के ऑर्गेनाइजेशन थे, तो जो एंटिसिपेटेड द कांग्रेस बाय 2 years, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? एक ऑर्गेनाइजेशन था which was anticipated Congress, prior to 2 years। तो सवाल क्या हुआ कि हम कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो एंटिसिपेट द कांग्रेस बाय 2 years and in large measures prepared the ground for the Congress किसी को उत्तर आता है? कौन सा संगठन था? इसको हम और अगर आसान कहना चाहें तो कौन सा संगठन था जिसने कांग्रेस ने ग्राउंड बनाया? इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। नाम सुना इनका कभी आप लोगों ने? अगर आप लोग मेरा YouTube सुनते आपको सब मिलता। क्या है, आप लोग मेजॉरिटी मेहनत करना नहीं चाहते हो। नेशनल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। बताइए। सवाल फिर से मैं क्लियर करता हूं कि कौन सी ऐसी एक संस्था थी जो 2 साल पहले ही ऐसा कार्य कर रही थी कि उससे कांग्रेस के लिए एक जमीन तैयार हुई। इंडियन एसोसिएशन,
ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लीग, इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन लीग? बताइए, बताएं। नहीं हो रहा है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। ऐसा क्या है जो नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? न हो पाने का तो कोई रीजन नहीं है। हाँ, बताइए। ए, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। और बताइए, कोई और ट्राई करे। सृजन, इंडियन एसोसिएशन। दिस इज आंसर। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज आंसर। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आंसर है। आगे चलें। अरविंद घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपी बनाया गया। मेरे ख्याल से अभी इसको, अरविंद घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, अरविंदो घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में आरोपी बनाया गया। इनके वाद की पैरवी, हु डिफेंडेड हिम ब्रिलियंटली? ए, चित्तरंजन दास। बी, मोतीलाल नेहरू। सी, जिन्ना। डी, बदरुद्दीन तैयब जी। Aurobindo Ghosh, I'm again repeating the question. Aurobindo Ghosh was made accused in the Alipur conspiracy case. अलीपुर conspiracy केस में इनको आरोपी बनाया गया। इनके केस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट किया। किसने किया? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, जिन्ना ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। बताइए। मैंने सवाल को आसान किया है, मैं सवाल को और कठिन कर सकता हूं, कि सवाल को मैं और टफ कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि सवाल को और टफ को मैं और टफ कर देता हूं, दो नाम और डाल देता हूं, WC बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू। WC बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू। अगर मैं ये नाम डाल दूं, सवाल और टफ हो गया। अब सवाल और टफ कैसे हो गया? जिन्ना अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि जिन्ना उस समय तक परिदृश्य में थे नहीं। अगर हम एलिमिनेशन थ्योरी चलाएं तो जिन्ना अपने आप कट जाएंगे। तब आपके पास चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और तैयब जी तीन रह गए। अरविंदो घोष चूंकि बंगाल के थे तो मोतीलाल नेहरू के कट जाने का चांस हट गया, तैयब जी के कट जाने हट गया। क्यों? ये दो के दोनों, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में वकालत करते थे, तैयब जी करते थे बंबई में। देखिए कैसे सवाल हल होता है। हाउ द क्वेश्चन इज मेकिंग टफ और डिफिकल्ट। इस सवाल को अरविंदो घोष कहां के थे? बंगाल के थे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे सवाल हल होता है। तो अगर अभी आपको इस सवाल का आंसर नहीं भी पता है तो आप इसको लगाने की कोशिश करिए। भाई मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के थे, तैयब जी जो हैं वो बंबई वकालत करते थे, जिन्ना राजनीति में आए ही नहीं थे।
अब अगर यही मैं इनको हटा के WC बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से हटा देता हूं जिन्ना को हटा के यहां पे मैं WC बनर्जी डाल देता हूं, मोतीलाल नेहरू को हटा के मैं यहां पे तेज बहादुर सप्रू डाल देता हूं। देखिए सवाल का कैरेक्टर चेंज हो गया, सवाल का जो एक कैरेक्टर है वो चेंज हो गया। ओनली बाई मेकिंग फ्यू चेंजेस द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड। यस और नो? अरे थोड़ा बोलते भी रहिए, अपने को संतोष होगा कि मेरे एस्पायरेंट मेरे साथ हैं। यस और नो बोलो, यस और नो? फर्क आया कि नहीं आया? सवाल में फर्क आया कि नहीं आया? एक सिंपल से चेंज ने सवाल में फर्क ला दिया, सिंपल से चेंज ने। फर्क आया कि नहीं आया? बोलिए। देखिए क्या है, जो मैं फिर गुजारिश करूंगा, अपने पास समय कम है और अपने को बहुत फास्ट चलना है। हम बेसिक पढ़ाने की हालत में इसमें बिल्कुल नहीं है, हम बेसिक पढ़ाएंगे सितंबर के बाद। इस समय मुझको आप सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विस जो लड़कियां क्वालिफाई करने की हालत में हैं उन पे काम करने दीजिए। जिनको बेसिक पढ़ना है वो लोग सितंबर के बाद आवें। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरा YouTube पढ़ के आएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हमको हैंडल करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, फिर हम ABCD पढ़ाते रहेंगे और ABCD न तो एग्जाम में आता है और न उसका कोई ताल्लुकात है। मैं बार बार कहता हूं, मेजॉरिटी कोचिंग्स जो हैं कुछ नहीं पढ़ाती हैं, सिर्फ पैसा कमाती हैं। वो क्वेश्चंस पे काम नहीं करती हैं, कंटेंट पे काम नहीं करती हैं। अपने को क्वेश्चन पे काम करना है, कंटेंट पे काम करना है। मैं सबको बोलता हूं, आप जो NCERT है वो पढ़िए और मेरा YouTube लेक्चर सुनिए। YouTube लेक्चर आप सुनेंगे, आपको खुद लग जाएगा कि शायद और पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। YouTube में बहुत ज्यादा मटेरियल है, तब आपको इन सवालों की समझ आना आसान हो जाएगी। चलिए अगली कोशिश करते हैं। देखिए किताबों को हम मैच कराते हैं। किताबों को मैच क्यों कराते हैं? क्योंकि जो आरंभिक राष्ट्रवाद है वो जिन लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उन लोगों ने कुछ अपने राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करते समय कुछ अपनी बातें कहने की कोशिश की। तो उनकी बातें क्या क्या थी और कहां लिखी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। पॉवर्टी, इतना ही याद रखिए आप, इससे याद आ जाएगा। पूरी किताब का नाम लिखते हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम आपको किताबों का नाम लिख रहे हैं, आप उन किताबों को नाम को मैच करें। R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई, पॉवर्टी, ब्रिटिश रूल इंडिया। R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विलियम डिघी, प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया। प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया। विलियम दिघी, प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया। D.R. गाडगिल, इंडियन इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो। D.R. गाडगिल, इंडियन, D.R. गाडगिल, इंडियन इंडस्ट्री टुडे टुमारो।
मैच कराइए। इसको आप मैच कराने की कोशिश करिए, या आप ऐसा करिए, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। ए बी सी डी, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, आप बताइए कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। देखिए इसका आंसर इससे आ जाएगा कि आपको कौन सा, जो करेक्टली मैच एक ही नहीं है, बस ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये टफ सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हर सवाल के बनाने के पीछे एक रीजन है। पहले आया करता था सिर्फ ये दो सवाल, यही दो सवाल हम लोग जानते थे, ये दो सवाल और आ गए। क्लियर हुआ? आगे चलें। अब 1903, देखिए जो 1903 में स्वराज मांगने के विचार को मूर्खतापूर्ण किसने कहा? मैं बता रहा हूं, एक एक सवाल के पीछे रीजन है। मूर्खतापूर्ण किसने कहा? 1903 में स्वराज मांगने के विचार को, 1903 में स्वराज मांगने के विचार को मूर्खतापूर्ण किसने कहा? कर्जन, हार्डिंग, 1903 में स्वराज मांगने के विचार, होप द स्पीड इज फाइन, कर्जन, हार्डिंग, गोखले, फिरोज शाह मेहता। इसका इंग्लिश वर्जन हम कर देते हैं कि इन 1903 who has ridiculed the concept of the स्वराज। एक फेमस सेइंग उन्होंने कही थी, only the madman outside the lunatic asylum could think of talk of independence। कि जो लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं, एजाइलम में रहते हैं, वही मेंटल एजाइलम में रहते हैं, वही स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। तो किसने 1903 में स्वराज मांगने के विचार को, इस शब्द को, इस सवाल को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो एक सवाल क्या हो गया कि 1903 में स्वराज मांगने को विचार को किसने मूर्खतापूर्ण कहा? किसने कहा कि वही व्यक्ति स्वराज मांग सकता है जो पागलों के साथ रहता है, वही व्यक्ति स्वराज मांग सकता है जिसको यथास्थिति की समझ नहीं है। इन सवालों के आलोक में उन्होंने, यह सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर मैं सेटर एग्जामिनर का बनूं तो यह सवाल मैं जरूर रखूं। यह सवाल क्यों रखना चाहिए? यह सवाल इसलिए रखना चाहिए कि आरंभिक राष्ट्रवाद में स्वतंत्रता की मांग क्यों नहीं की जा सकती थी, या आरंभिक राष्ट्रवाद में स्वतंत्रता की मांग क्यों नहीं की गई। अब आप मेरे सारे सवालों को समझने की कोशिश करिए कि यह सवाल पूछे क्यों जाते हैं। यह सवाल पूछे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक कारण होता है आंदोलन का। देखिए जो भी आदमी कर्जन और हार्डिंग की बात कर रहा है उसने इतिहास को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि यह स्टेटमेंट एक इंग्लिशमैन क्यों देगा। अगर आप देखिए, अब आप देखिए कैसे आंसर किया जाता है। जो भी आदमी कर्जन और हार्डिंग पे आंसर कर रहा है उसको इतिहास पढ़ने की समझ विकसित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एक अंग्रेज इस तरह की बात क्यों कहेगा, जबकि देश में स्वराज की क्या मुद्दा स्वतंत्रता का था ही नहीं। अपने विरोध में ही कोई बात क्यों कहेगा? अगर यह बात हार्डिंग या कर्जन कह रहे हैं तो यह बात कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता की मांग न हार्डिंग करेंगे न कर्जन करेंगे। तो आंसर किस में आएगा? आंसर एक इंडियन में ही आएगा।
आप लोग अगर प्रॉपर एलिमिनेशन थ्योरी सीख लो, तो मैं आज के सवालों को मैंने एलिमिनेशन थ्योरी से बहुत देखने की कोशिश की है, तो आप लोग कम से कम 7-8 सवाल इसी से सही कर ले जाओगे। ओनली बाय एलिमिनेशन थ्योरी यू विल बी एबल टू सॉल्व ए बिट क्वेश्चन। बताइए, आंसर इज द गोखले। नाउ लेट्स मूव ऑन द लीव द क्वेश्चन आंसर, नहीं तो क्या है पूरा दिन उसी में चला जाएगा। लेट्स मूव ऑन द इशू। अगर हम थोड़ा से ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो ग्रोथ हुआ था, उस ग्रोथ को अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस ग्रोथ में एक इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट रोल जरूर था। इंग्लिश लैंग्वेज ने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अगर हम इस बात को देखें कि उसके बाद जो औपनिवेशिक विधायिका का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखने की कोशिश करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रवेश हुआ 1861, 1892, दो महत्वपूर्ण थे। 1892 ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जो एक औपनिवेशिक विधायिका का इस्तेमाल हुआ, नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द 1905। लेट मी एक्सप्लेन ए बिट मोर अबाउट द जो प्रोपोगंडा इन लेजिस्लेशन हुआ, द यूज ऑफ लेजिस्लेशन, यूज ऑफ द लेजिस्लेचर। जो विधायिका में जो प्रवेश करने लग गए ये लोग, उसके कारण फर्क आने लगा। तो जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें जो एक परिवर्तन किया गया और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया गया, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो 1861 के एक्ट में बढ़ाया गया, और उसमें अब क्या हो गया, अब 6 से 12 सदस्य हो सकते थे। उसमें 6 से 12 सदस्य हो गए, 6 से 12 सदस्य उसमें हो गए। जो मेंबर्स थे 6 से 12 हो गए। अब मेंबर का बढ़ना ही एक महत्वपूर्ण नहीं था। जो 6 से 12 मेंबर हुए, इसमें आधे गैर सरकारी व्यक्ति थे। महत्वपूर्ण क्यों हो गया? यह जो 12 हुए, इसमें हाफ क्या थे? गैर सरकारी थे। 1861 के पहले गैर सरकारी नहीं थे, तो 18 हो गए, हाफ गैर सरकारी हो गए। अब जो आधे गैर सरकारी हो गए, इनको भारतीय या ब्रिटिश होना चाहिए। तो कानून जो बनाने की समिति थी, इसको बढ़ाया गया, लेकिन यह पूर्णतः शक्तिहीन थी। लेकिन ये क्या थी? शक्तिहीन थी, पूर्णतः शक्तिहीन थी। इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि जिससे यह कुछ काम कर सके। अब शक्तिहीन कैसे कैसे थी? सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न तो ये बजट पर बहस कर सकते थे, न वित्तीय। अब शक्तिहीन कैसे थी? सरकार की अनुमति के बगैर, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अनुमति के बगैर बजट पर बहस नहीं हो सकता था। दूसरा, कोई वित्तीय कार्य नहीं हो सकते थे। कोई जो बजट पर बहस नहीं हो सकता था, और कोई वित्तीय कदम नहीं उठाया जा सकता था। जो प्रशासन के काम पर सारा का सारा विचार वो सरकार के अनुमति था, और उनके बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते थे, सवाल भी नहीं। तो 1861 के एक्ट को अगर देखें तो हमको 4 चीज दिखाई पड़ती है। एक, सदस्यों की संख्या 6 से 12 की गई।
जिसमें आधे गैर सरकारी होंगे, लेकिन ये पूरी तरह शक्तिहीन थी। शक्तिहीन क्यों थी? कि यह बजट पर सरकार की अनुमति के बगैर बहस नहीं कर सकते थे, किसी वित्तीय कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते थे, और प्रशासन के कामों पर वह कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर हम देखें तो इन परिषदों की जो बैठकें थीं साल में 25 दिन तक होती थीं। चौथा, साल में 25 दिन सिर्फ बैठकें चलती थीं, और यह सिलसिला कब तक चला? 1892 तक चला। तो 1861 से 1892 तक जो एक हमारा लेजिस्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो यह कॉन्सेप्ट था। आप फिर से पढ़िए। नाउ मैं इसको क्यों बता रहा हूं अलग से कि हम आपको 1861 से 1892 के बीच हमको दिया क्या गया वो बता रहे हैं। यू राइट दिस। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार हुआ, संख्या 6 से 12 की गई, हाफ गैर सरकारी थे, लेकिन यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल शक्तिहीन थी। इट वॉज विदाउट पावर। सरकार की अनुमति के बगैर यह बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, वित्तीय कार्यवाहियों पर कोई कदम नहीं उठा सकते थे, यह सरकार के प्रशासन पर सवाल नहीं कर सकते थे। यह साल में 25 दिन औसतन काम करती थी। यह 1861 से 1892 तक चला। अब जब आप राष्ट्रवाद का विकास लिखें, इसको उसमें चिपका दें। When you write देखिए प्री का सवाल तो बन चुका है, प्री में तो कोई इशू नहीं, अगर आएगा आप लोग कर लोगे। अब नाउ सी द मेंस। अगर राष्ट्रवाद के विकास पर कुछ लिखना है, आप इसको भी चिपका मारो कि जो 1861 में, देखो कैसे चिपकाओगे, कैसे लिखोगे आप लोग। जो 1861 का एक्ट बना, उस एक्ट ने जनता की आकांक्षाओं को किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं किया। संतुष्ट क्यों नहीं किया? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया, उसको 6 से 12 किया गया, जिसमें आधे गैर सरकारी थे, लेकिन गैर सरकारी को शामिल करने से भी कोई फर्क नहीं आया। फर्क क्यों नहीं आया? वो शक्तिहीन संस्थाएं थीं। शक्तिहीन कैसे थी? सरकार की अनुमति के बगैर बजट पर बहस नहीं हो सकती थी, वित्तीय कार्रवाइयों पर कदम नहीं उठाया सकता था, आप प्रशासन के मुद्दे पर सवाल नहीं कर सकते थे, और यह साल में 25 दिन चलती थी। यह सिलसिला 1861 से 92 तक चला। यह जनता में असंतोष का एक कारण बना। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब आपका जीएस चौथा भी करते हैं। आपका ए से भी करते हैं इसी के सहारे। चार्ल्स वुड का एक स्टेटमेंट है, जो उनके जो भारत मामलों के सचिव, उनका स्टेटमेंट है कि सारा अनुभव यह बताता है कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप निरंकुश सत्तावाद ही होता है। यह चार्ल्स वुड का स्टेटमेंट है। उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? ऑल एक्सपीरियंसेस टीचेस अस all experiences teaches us that where a dominant race rules another, the mildest form of government is despotism. Mildest form of the government is despotism. अगर आप ऐसे में लिख रहे हो कि राष्ट्र का स्वरूप सत्तावाद कैसे होता, निरंकुशवाद, आप इस एग्जाम्पल को लिख दें। इसको आप यू राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। If you are handling this situation in GS4 or essay, you write this कि निरंकुशवाद क्या होता है, किस तरह से लोगों को अधिकारों से रोका जाता है। आपके GS4 में भी काम आएगा, आपके essay में भी काम आएगा।
कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो, कोई शंका समाधान हो तुरंत करते हैं आपकी। मैं अब यह क्या कहा गया कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि शासन पक्ष इस बात को नहीं जानता था कि जनता की मांग क्या है, भारतीयों के विचारों से परिचित नहीं थे। तो लेकिन उसको लेकर कहा कि हम भारतीयों को विचारों को परिचित करें। अब 1861 में जो लाया गया कि आधे भारतीय होंगे, 1862 से 1892 तक, इन 30 वर्षों में सिर्फ 45 भारतीय नामांकित हुए। ओनली द 45 इंडियंस वे नॉमिनेटेड। इसका मतलब क्या है? उनकी मंशा साफ नहीं थी। अब जो सरकार देती भी थी, ये 45 लोग थे कौन? चमचे थे, अवकाश प्राप्त अफसर थे, राजवाड़े थे, जमींदार थे। ये 45 लोग थे कौन? ये चमचे थे, राजवाड़े थे, जो सरकार की कृपा पर रहना चाहते थे। अगर नामों में देखा जाए तो सैयद अहमद खां थे, कृष्णपाल थे, वीएन मांडलिक थे। ये भी एक सवाल हो गया। सैयद अहमद थे, कृष्णपाल थे, वीएन मांडलिक थे। यह लोग जनता को कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, ये सरकार के कृपा पर रहने वाले थे। और ज्यादातर सदस्य ऐसे थे जो जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जिन लोगों को सदस्यता दी जाती थी उनको अंग्रेजी आती ही नहीं थी। सरकार ये भी देखती थी इनको कितनी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी आती ही नहीं थी। और उस समय सारी कार्रवाई तो अंग्रेजी में होती थी। जिसको अंग्रेजी आती नहीं उसको आप शामिल कर दो। उसका होता ही क्या था? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर विचार चल रहा था, जब देशी भाषाओं के समाचार पत्र का जो एक्ट था 1878 का, उसमें विचार चल रहा था। उसमें जो ब्रिटिश इंडियन जो आदमी थे, महाराजा जितेंद्र सिंह थे, महाराजा ज्योतिंद्र मोहन थे। ये भी एक सवाल प्रीलिम्स का हो गया। उन्होंने इसके पक्ष में वोट दे दिया। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे विचार चल रहा था तो जो वहां पे एक भारतीय उपस्थित थे, महाराजा ज्योतिंद्र मोहन, उन्होंने इसके पक्ष में वोट दे दिया। यह किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? अब यह जब समस्याएं चलने लगी तो अगर हम 1892 तक राष्ट्रवादियों को समझने की कोशिश करें तो उनके अंदर एक क्या डर था? राजद्रोह से डरते थे वो। कि सरकार उन पर राजद्रोह का आरोप लगा के जेल में बंद न कर दे, तो वह राजद्रोह से डरते थे। तो 1892 तक मांग क्या थी? विधान परिषद का दायरा बढ़ाया जाए। ये भी सवाल प्रीलिम्स का हो गया। विधान परिषद का दायरा बढ़ाया जाए, काउंसिलों में सुधार किया जाए। इफ वी सी अप टू द 19, अब सवाल क्या बन गया? अप टू 1892, 1892 तक क्या मांग थी? विधान परिषद का दायरा बढ़ाया जाए, काउंसिलों में सुधार किया जाए, कार्य प्रणाली ठीक की जाए। और उनकी यही मांग थी कि निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़े, वो कामकाज में हिस्सा लें और बजट पर विचार करने पर उनके बारे में
उनको अधिकार दिया जाए। ये 1892 तक था। अब लेट स्टार्ट पोस्ट 1892। क्लियर हो गया नहीं हुआ? क्या है ना, ये सब ऐसे एरियाज हैं जिसका सवाल सही क्यों नहीं होता है कि इस तरह का विश्लेषण नहीं होता है। जब 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो जो इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब क्या हो गया, जो निर्वाचित नगर पालिका और जिला बोर्ड आ गए। निर्वाचित नगर पालिका टेक ए ब्रेक फॉर द 10 मिनट्स, आई विल अगेन स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट। क्योंकि 1 घंटा हो गया है, आपको ब्रेक दे देते, नहीं तो क्या है इंटेंस लेक्चर समझ आएगा। तो विल से अगेन असेंबल आफ्टर द 10 मिनट्स।